एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रोमैटिक हार्ट डिजीज की, रोमैटिक फीवर की। रोमैटिक हार्ट डिजीज में कैसे कैसे दिक्कतें आती है और रोमैटिक हार्ट डिजीज कैसे कैसे आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं और ये डेवलप कैसे होता है, रोमैटिक फीवर डेवलप कैसे होता है, किस टाइप की ये डिजीज है, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डिफाइन अबाउट रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर इट इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज। मल्टी सिस्टम डिजीज इट मीन्स ये हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, जॉइंट सिस्टम को अफेक्ट करती है, स्किन को इन्फेक्ट करती है। इट मीन्स इट इज मल्टी सिस्टम डिजीज। एंड सेकेंड इज इम्यून मेडिएटेड डिजीज। इम्यून मेडिएटेड डिजीज क्या है? इट मीन्स कोई बैक्टीरिया तो करा रहा है, लेकिन फर्दर चल के खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी को अटैक करने लगेगा। ये हम लोग डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे उस कोर्स में देखेंगे। ये क्या है? फर्स्ट इज मल्टी सिस्टम डिजीज, सेकेंड इज इम्यून मेडिएटेड डिजीज, इम्यून रिस्पॉन्सेज जिसमें हम लोगों को दिखेंगे। थर्ड थिंग इज ये किसको? नॉन सुपरेटिव डिजीज है, नॉन सुपरेटिव डिजीज। सिर्फ इसमें बॉडी के पार्ट्स में इंफ्लामेशन दिखाई देगा, लेकिन कोई पस नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अवर ओन इम्यून सिस्टम। हम लोगों का इम्यून सिस्टम ही बॉडी को अटैक कर रहा है। थर्ड इज कौन सा बैक्टीरिया इसको कोज करता है? बैक्टीरिया कोजेस स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलिटिक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया भी, इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। लैंसफील्ड ग्रुप ए बैक्टीरिया ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया की भी आगे सब क्लासिफिकेशन है, उसमें जो ये ग्रुप ए बैक्टीरिया है, दिस वन ग्रुप ए बैक्टीरिया, लैंसफील्ड ग्रुप ए बैक्टीरिया है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब इन्फेक्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक लैंसफील्ड ग्रुप ए बैक्टीरिया, वो रोमैटिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इन्वॉल्व मल्टी सिस्टम, इम्यून मेडिएटेड, नॉन सुपरेटिव डिजीज एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज। इट इज इन्फ्लामेटरी डिजीज। ऑनसेट कहाँ रहता है? मोस्टली किस आफ्टर जो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे, कब आएंगे? 3 to 5 वीक्स के बाद ये सिम्टम्स आएंगे। और एज इन्वॉल्व मोस्टली किसमें रहता है? 5 to 15 ईयर एज ग्रुप। सिंपली रोमैटिक फीवर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मल्टी सिस्टम डिजीज है, इम्यून मेडिएटेड डिजीज है, इम्यून रिस्पॉन्स इसमें होगा। और इसमें क्या रहेगा? जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो कौन सा बैक्टीरिया रहेगा, कौन सा बैक्टीरिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक ग्रुप लैंसफील्ड ग्रुप ए बैक्टीरिया। उसकी भी क्लासिफिकेशन है ग्रुप ए बी सी। ऐसे ही जो ग्रुप ए बैक्टीरिया है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फर्दर जो ये नॉन सुपरेटिव रहेगी, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है लेकिन आगे चल के जो फर्दर चलेगा, प्रोग्रेस करेगी, तो इम्यून मेडिएटेड है, तो कोई पस दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इन्फ्लामेशन दिखाई देगी। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट रोमैटिक फीवर। अभी हम बात करेंगे कि इसका पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे बॉडी में ट्रांसफर करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से ही होता है, खुद का ही सिस्टम बॉडी को अटैक करने लगता है, क्रॉस रिएक्टिविटी इसमें होती है। अभी हम लोग क्या बात करेंगे? जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की क्या क्या क्वालिटीज हैं? एक तो ये बीटा हेमोलिटिक होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक। कौन सा होना चाहिए? स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलिटिक होना चाहिए। लैंसफील्ड ग्रुप ए होना चाहिए, लैंसफील्ड ग्रुप ए। सेकेंड वन इज हैविंग रोमोजेनिक स्टेन्स, रोमैटोजेनिक स्टेन भी इसके अंदर होना चाहिए, रोमैटोजेनिक स्टेन भी इसके अंदर होना चाहिए जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बैक्टीरिया कौन सा है? दिस रोमैटोजेनिक स्टेन भी होना चाहिए। अभी हम लोग क्या बात करेंगे? जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, दिस इज जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे क्या है?
जैसे ही बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलैक्टिक ग्रुप ए बैक्टीरिया हैविंग रूमेटोजेनिक स्ट्रेन्स, जैसे ही ये एंटर करेगा तो ये जो टॉन्सिल्स हैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। सेकंड, ये जो मुकोजल सेल्स हैं, मुकोजल सेल्स को इन्फ्लेम्ड करेगा, मुकोजल सेल्स क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। थर्ड इज जो यहाँ पे फेरिंग्स है, जो यहाँ पे फेरिंग सिस्टम है, यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, फेरेंजाइटिस। ये हम लोग डिजीज का कोर्स स्टडी करेंगे। जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है, फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है कहाँ से शुरू हो जाता है, इधर से ही, नोज से स्टार्ट हो जाता है सिलेरी प्रोसेस। अगर वो वहाँ पे बैक्टीरिया को स्टॉप नहीं कर पाते तो फर्दर ये यहाँ पे आ जाता है, जो ये नेक रीजन है यहाँ पे, तो मुकोजल सेल्स को इन्फ्लेम्ड करेगा, जितने भी मुकोजल सेल्स हैं मुकोजल सेल्स को इन्फ्लेम्ड करेगा। साथ में यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट है तो टॉन्सिल्स को इन्फ्लेम्ड करेगा, देन प्रॉब्लम आ जाएगी टॉन्सिलाइटिस। अभी फिर ये फेरिंग्स को इन्फ्लेम्ड करेगा तो फेरेंजाइटिस। तो पेशेंट को क्या होगा, इन सब चीजों से सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, गले में दर्द रहेगा, सोर थ्रोट, स्वेलिंग आ जाएगा, इन्फ्लामेशन इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब इसके चक्कर में जो इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, जो इम्यून सिस्टम है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो न्यूट्रोफिल्स रिलीज करेगा, न्यूट्रोफिल्स, साइटोकाइन रिलीज करेगा, मैक्रोफेजेस रिलीज होंगी, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स रिलीज होंगी, इम्यूनोग्लोबिन्स रिलीज होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स रिलीज होंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स रिलीज होंगे। जैसे कि बैक्टीरिया आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और साथ के साथ मुकोजल सेल्स को इन्फ्लेम्ड कर रहा है, तो इसी के रिस्पॉन्स में, इसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू दिस क्या हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने अपनी सेल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, लाइक न्यूट्रोफिल, साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, इम्यूनोग्लोबिन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेट करके फिर इसको जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। 98% केसेस में ये प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देते हैं। 98% केसेस में क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए हेमोलिटिक बैक्टीरिया है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट इन 2% केसेस, 2% केसेस ये प्रॉब्लम यहीं रिजोल्व नहीं होती है, ये प्रॉब्लम यहीं पे ठीक नहीं होती है और वो जो बैक्टीरियाज हैं फर्दर यहीं पे एंडोल्ज करके रखते हैं और वो आगे फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे फर्दर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जो ये बैक्टीरिया है यहाँ से मूव करके और जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करेगा, इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर जाएगा, इन्फेक्शन विल बी स्प्रेड। जो ये बैक्टीरिया है ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 2% केसेस में क्या होगा, ये और जॉइंट्स को भी ये इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। लाइक फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रेन को, ये ब्रेन को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, देन ये इसको स्किन को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, सबक्यूटेनियस टिश्यूज को, सैनोवियल जो जॉइंट्स हैं उनको ये इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा और हाँ हार्ट को ये इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है 2% केसेस में तो ये फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। अभी क्या होगा कि जो ये इम्यून सिस्टम है जो ये एक्टिवेट हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसको तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, साथ के साथ अभी बात करेंगे जो हम लोगों की बॉडी टिश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अब वो बॉडी टिश्यूज जो हम लोगों की बॉडी सेल्स हैं वो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है, दिस इज बैक्टीरिया, ये जो ये बैक्टीरिया है इसकी जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल वेरी सिमिलर टू ह्यूमन टिश्यूज, ह्यूमन टिश्यूज के बहुत ज्यादा सिमिलर ये रहती है। जैसे जो हार्ट है, हार्ट के अंदर सिमिलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो सैनोवियल लाइनिंग है उसके अंदर सिमिलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, साथ के साथ स्किन में ये टिश्यूज प्रेजेंट हैं, सबक्यूटेनियस फैट में ये
सिमिलर टिश्यूज प्रेजेंट है और जो है ब्रेन में ये सिमिलर टिश्यूज प्रेजेंट है। अगर प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती है, सबसाइड नहीं करता है, इम्यून रिस्पॉन्स उसको अनेबल टू अटैक, तो 2% केसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो कंप्लीटली सिमिलर है टू ह्यूमन टिश्यूज, और साथ के साथ जो इसके अंदर प्रोटीन एम है, प्रोटीन एम और जो सेल वॉल है इट इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन टिश्यूज। तो जैसे ही बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया आ रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है, तो उसको लगता है कि जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो कि सिमिलर हैं बैक्टीरिया के, कि ये भी फॉरेन पार्टिकल हैं, उसको वो फॉरेन पार्टिकल समझ के, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है बैक्टीरिया से, तो ये हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है, जॉइंट्स एनिमल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, और साथ के साथ स्किन को इन्वॉल्व करेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यूज को, और इन सब फैट को ये इन्वॉल्व करेगा। दिस वन प्रोसेस ये हो क्यों रहा है, बैक्टीरिया आया, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, बैक्टीरिया को किल करना स्टार्ट किया। अभी 98% केसेस में प्रॉब्लम रिजोल्व, लेकिन 2 या 3% केसेस ऐसे रहते हैं प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होता है, फर्दर प्रोग्रेस करता है। अभी इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग है और जो इसके अंदर प्रोटीन है वो हम लोगों की बॉडी से बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हार्ट का, ब्रेन का, जॉइंट्स का, स्किन का, सबक्यूटेनियस फैट का, यहाँ पे प्रोटीन एम भी प्रेजेंट है और बैक्टीरिया से रिलेटेड ही, बैक्टीरिया के सिमिलर ही सेल्स प्रेजेंट है। तो इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये भी फॉरेन पार्टिकल है और वो खुद की ही बॉडी को अटैक करने लगता है, इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स आने लगता है, और वो बॉडी को कैसे कैसे अटैक करेगा फर्दर ये हम लोग स्टडी करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज हम लोग स्टडी करेंगे। हमने बात किया कि ये इतने सारी चीजों को अफेक्ट करता है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, क्रॉस की एक्टिविटी हो रही है, तो क्लिनिकल फीचर फर्स्ट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे। क्लिनिकल फीचर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जैसे ही बैक्टीरिया आ रहा है तो इम्यून रिस्पॉन्स खुद की ही बॉडी को अटैक कर रहा है, तो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, फर्स्ट जो साइटोकाइंस रिलीज हो रही है, साइटोकाइंस रिलीज हो रही है वो हिप्पोकैम्पस पे जाके अटैक करेंगे, हिप्पोकैम्पस पे। अभी हिप्पोकैम्पस पे अटैक करेंगे तो ये क्या कर देगा, फीवर, तो इससे क्या आएगा, रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे इम्यून सिस्टम एडिटेड रिस्पॉन्स थे, वहाँ पे साइटोकाइंस जो रिलीज हो रही थी वो कहाँ चली जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती हैं। जो साइटोकाइंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ही जाएंगी वो हिप्पोकैम्पस को इन्वॉल्व कर देंगे, ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस पार्ट है उसको इन्वॉल्व करेंगी। अगर वो इसको इन्वॉल्व कर रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोमैटिक फीवर। सेकेंड क्या हो सकता है, जो बेजल गैंग्लिया है, बेजल गैंग्लिया है या जो बेजल न्यूक्लाई है उसको ये अफेक्ट करेंगी, उसको अफेक्ट करेंगे। अब बेजल गैंग्लिया का नॉर्मल फंक्शन क्या रहता है, नॉर्मल फंक्शन है मोटर प्रोग्राम, मोटर प्रोग्राम। अभी इसके मोटर प्रोग्राम्स अगर अफेक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ऐसे ऐसे इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, दिस आर वेरी जर्की मूवमेंट्स, ये इसको हम बोलते हैं कोरिया माइनर। तो ये क्या डेवलप कर देगा, कोरिया माइनर। कोरिया माइनर में क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, पर्पसलेस है, जिनका कोई पर्पस ही नहीं है, पर्पसलेस है, इनवॉलेंट्री है, और जर्की मूवमेंट्स है, जर्की मूवमेंट्स। इसको सीडन कोरिया भी बोला जाता है, सीडन कोरिया, या इसको बोल सकते हैं वाइटर्स डांस, कोरिया वाइटर्स डांस भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी हम बोल सकते हैं, लाइक कोरिया माइनर, वाइटर्स डांस, सेंट वाइटर्स डांस एंड सीडन कोरिया भी बोल सकते हैं। सिंपली साइटोकाइन रिलीज हुए, हिप्पोकैम्पस पे इफेक्ट किया, फीवर आ गया, रोमैटिक फीवर आ गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब ये इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स किसको अटैक कर रहा है, बेसल गैंग्लिया को अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, मोटर प्रोग्राम्स जो है वो अफेक्ट होंगे। मोटर प्रोग्राम का, मोटर को कंट्रोल करने का किसका काम रहता है, बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया न्यूक्लियाई अफेक्ट हो रहा है तो मोटर प्रोग्राम्स अफेक्टेड होंगे, मोटर प्रोग्राम अफेक्टेड होंगे तो इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट, दिस वन, ऐसे ऐसे ये जो है मूवमेंट होने लग जाएंगे, दिस आर जर्की मूवमेंट्स, और इसको बोलते हैं कोरिया माइनर या सेंट वाइटस डांस या फिर सेडन्स कोरिया इसको बोला जाएगा। ये सब रिस्पॉन्स किसमें रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये चीजें आएंगी। लेकिन इसका स्पेशल फीचर क्या है, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, जैसे जैसे रोमैटिक फीवर की जो प्रॉब्लम है, रोमैटिक प्रॉब्लम है ये कम कम होती जाती है, फीवर कम होता जाता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल आता जाता है, प्रॉब्लम सबसाइड कर जाती है,
जो ये मोटर रिस्पॉन्सेज, इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा था, ये सब कुछ ठीक हो जाता है जैसे ही फीवर रिजोल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम रिजोल्व, ये प्रॉब्लम भी रिजोल्व हो जाएगी साथ के साथ। देन हम डिस्कस करेंगे सैनोवल जॉइंट्स के बारे में। सैनोवल जॉइंट्स पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। सैनोवियल जॉइंट्स, सैनोवियल जॉइंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, हमने बात किया कि ये जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। दिस वन अभी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सैनोवियल लाइनिंग, सैनोवियल लाइनिंग विच आर वेरी सिमिलर टू बैक्टीरियल सेल वॉल, या बैक्टीरिया का जो आईजीएम प्रोटीन है उसके सिमिलर है। तो ये किसको इन्फ्लेम्ड करेगा, सैनोवियल फ्लूइड को इन्फ्लेम्ड करेगा। तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। फर्स्ट इज आर्थ्रोलीजिया, आर्थ्रोलीजिया, और सेकंड इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होगा, आर्थराइजा में सिर्फ पेन रहेगा, पेन एंड इन्फ्लामेशन रहेगी। अगर सिर्फ पेन और इन्फ्लामेशन है दैट इज कॉल्ड आर्थराइजा, सिर्फ पेन है। अगर आर्थराइटिस में क्या है, एक तो टेंडर लिम्ब मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी अराउंड द जॉइंट, जॉइंट को पालपेट कर रहे हैं तो टेंडरनेस मिलेगी, इन्फ्लामेशन होगा, सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन होगा, और साथ के साथ ये क्या रहेगा, स्वेलन रहेगा, स्वेलन। जब हम लोग आर्थ्रोलेजिया की बात करते हैं, सैनोवल जॉइंट को जैसे ये इन्वॉल्व करेगा, सैनोवल लाइनिंग को, दो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आर्थ्रोलाइजा जो ये माइनर फीचर है, माइनर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, लेकिन जो आर्थराइटिस अगर प्रेजेंट है दिस इज मेजर क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक। इसमें जो है जॉइंट के अराउंड, सपोज अगर इस जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी, इन्फ्लामेशन मिलेगी, साथ के साथ जैसे उसको पल्पेट करते हैं तो वहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी और सीवियर पेन रहेगा पेशेंट को। और ये भी कैसा रहता है, पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस मीन्स मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, मल्टीपल जॉइंट्स में आर्थराइटिस मिलेगा, मल्टीपल जॉइंट्स में सीवियर पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन मिलेगा। सेकंड, इसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड फीचर है, दिस इज माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। इसमें ये जो आर्थराइटिस है ये अपनी लोकेशन को चेंज करता रहेगा। सपोज बेबी को इन्फेक्शन हुआ 5 to 15 ईयर ओल्ड को, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट एंकल जॉइंट को इन्फेक्शन है, वो जैसे ही आराम आराम से रिजोल्व हुआ फिर नी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नी को इन्फेक्ट कर देगा, फिर उसके बाद हिप को इन्वॉल्व कर रहा है, देन एल्बो को इन्वॉल्व कर रहा है। तो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस इफ प्रेजेंट, अगर माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस प्रेजेंट है देन इट इज अ मेजर क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक, मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये, मेजर डायग्नोस्टिक। अगर माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस प्रेजेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं रोमैटिक फीवर है। नॉर्मल आर्थराइटिस है उसको नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मली भी पेन हो सकता है, सपोज अगर मैंने ओवर वर्क कर लिया तो भी मेरे को पेन हो सकता है, या ट्रोमा की वजह से हो सकता है। बट अगर माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, कभी इस जॉइंट को इन्वॉल्व करे, कभी इसको, सीवियर पेन है, टेंडरनेस है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, then it is called, it is due to rheumatic fever। और इसको ट्रीट करने के लिए हाई डोज ऑफ एस्पिरिन देंगे तो ये जो ये इन्फ्लामेशन, पेन, टेंडरनेस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है ये ठीक हो जाएगा। बट इसके लिए पहले कंफर्म होना चाहिए कि रोमैटिक फीवर है, उसके बाद ही हाई डोजेज ऑफ ये हम लोग दे सकते हैं। देन आता है स्किन, स्किन के ऊपर क्या होगा, देन इट इज अबाउट स्किन। हमने बात किया ये स्किन को इन्वॉल्व करता है, स्किन की ये जो एंडोथेलियल लेयर है दिस वन, ये इसको रप्चर कर देगा, एंडोथेलियल इसमें रप्चर हो जाएगी, एंडोथेलियल रप्चर, और जो ये लीजन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, लीजन्स। अब जो ये लीजन्स जो स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होंगे ये क्या करेंगे, सेंट्रली ये हिल करते जाएंगे, सेंट्रली ये क्या कर जाएंगे, हिल हो जाएंगे, लेकिन जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स ऑफ लीजन्स वो कैसे रहेंगे, वो इन्फ्लेम्ड रहेंगे। तो ये स्पेशल टाइप के लीजन्स होंगे जिसको बोलते हैं एरिदीमिया मार्जिनेटम, मार्जिनेटम। स्किन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्किन टिश्यूज को जैसे ये अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो ये लीजन प्रोड्यूस करेगा, जो ये लीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो इस ये सेंट्रली हील करता जाएगा, लीजन बना, लीजन बन के वो सेंट्रल तो हील करता जाएगा, लेकिन जो उसके मार्जिन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड रह जाएंगे। जो मार्जिन्स इन्फ्लेम्ड हो रही है, स्पेशल एक लीजन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड आर्दिमा मार्जिनेटम, आर्दिमा मार्जिनेटम। तो ये जो इसके मार्जिन्स हैं वो काफी इन्फ्लेम्ड मिलेंगे, आर्दिमा मीन्स रेड,
मार्जिनेटम मीन्स जो मार्जिन है वो इन्फ्लेम होंगे, सेंट्रली ये हील कर जाएगा, स्किन के अंदर ये इफेक्ट दिखाई देगा। और जो ये एक्जिमा मार्जिनेटम है मोस्टली ये सेंट्रल पार्ट को इन्वॉल्व करेंगे, ट्रंक को इन्वॉल्व करेंगे, एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा नहीं होगा, मोस्टली इन्वॉल्व सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल जैसे ट्रंक है, इसको ये इन्वॉल्व करेंगे एडिमा मार्जिनेटम। स्पेशल रीजंस ये रहते हैं और ये पेनलेस रहेंगे, यूजली पेनलेस। और जैसे जैसे फीवर रिजोल्व करेगा तो ये लीजन्स भी रिजोल्व कर जाएंगे साथ के साथ, जैसे प्रॉब्लम रिजोल्व करेगी ये भी रिजोल्व कर जाएंगे। लास्ट आता है फिर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट को ये इन्वॉल्व करेगा, यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, लीजन्स, और यहाँ पे नोड्यूल्स दिखाई देंगे, नोड्यूल्स जो कि पी साइज के होंगे, पी साइज, जो मटर का दाना है इतना ये इसमें दिखाई देगा, और इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर तक एक छोटे छोटे नोड्यूल्स होंगे। और ये मोस्टली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में दिखते हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, और ये यूजली पेनलेस रहते हैं। हमने बात किया सबक्यूटेनियस फैट को जैसे ये इन्वॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे पी साइज के 1 से 3 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, जो ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। दिस इज माय एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, यहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं, टेंडन्स के साथ अटैच्ड हुए हुए, या सैनोवियल लाइनिंग जो है जॉइंट्स की वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, साथ के साथ मसल्स के ऊपर ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कहाँ इन्वॉल्व होंगे, मसल्स और टेंडन्स के ऊपर साथ में अटैच रहेंगे। दिस आर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में पेनलेस होंगे। जैसे ही प्रॉब्लम रोमैटिक फीवर प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ये भी अपने आप लीजन्स चले जाएंगे, ये कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। साथ के साथ ये लीजन्स जो है, ये नोड्यूल्स जो छोटे छोटे पेनलेस नोड्यूल्स अपीयर हुए हैं, ये छोटी छोटी गांठें अपीयर हुई हैं, ये ठीक हो जाएंगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट ये नॉन टेंडनस रहते हैं कार्डियक टिश्यूज। कार्डियक टिश्यूज